हेलो एवरीवन। सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो बताइए कैसा चल रहा है। और चाय वाय पी ली होगी आप लोगों ने। ठंडी बहुत है तो चाय वाय पीते रहिए, जिससे जो है अंदर से आपको एक गर्माहट बनी रहे और मतलब ठंड लगने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। तो चलिए आज फिर से हम लोग जो है पेपर करेंगे। यूपीएचसीएससी का आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था 2014 में आई थी वैकेंसी, और 14 फरवरी 2015 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसका पेपर है और इसके क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पेपर किया उसमें हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे हों, बट वो टफ क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, कि आप कह सकते हो कि दिमाग लगा करके क्वेश्चन बनाया गया था। और ये वाला भी आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये भी वही आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे चल के अपना। और आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे 70 यानी कि 70 क्वेश्चन है इसमें। तो एक ही दिन में हम इस पेपर को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, 40 से 45 मिनट की हो जाए, बट इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है और बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं ऐड किया। ठीक है, बाकी मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलूँगी। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है 40 से 45 मिनट में ख़त्म हो जाए और फटाफट फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो प्रेरणा है कि पहले होता क्या है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस बात में कोई भी मतलब, मैं ये अगर ये कहूँ कि इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। दो राय का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कोई भी इसमें डाउट है ही नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप खुद जब ये चीज़ें देखेंगे और आप महसूस करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करना तो गलत हो जाएगा, जब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप खुद ये चीज़ पाएंगे। तो मैं फिलहाल बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको जो चीज़ सही लग रही है उसको आप कीजिए, है ना। और लगने की बात नहीं है, वो चीज़ वाकई में सही होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बात सही रहेगी तो कभी ना कभी आप उसको सही प्रूव भी कर पाएंगे और लोग उसको स्वीकार भी करेंगे। फिलहाल आपको जो सही लग रहा है आप अपने हिसाब से करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सही लग रही है ना, उसको हर कोई उसको एक्सेप्ट करे ही, है ना। तो हर किसी के एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं आपको मिले, बशर्ते आपकी बात, आपका जो काम है वो सही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्योंकि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रसार प्रक्रिया में सम्मिलित है। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, प्रसार होगा, प्रचार है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर नंबर, ऑप्शन क्या सही होगा, 7C, या प्रेस, मीडिया, रेडियो और अखबार, या प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ईमेल, इंटरनेट और लाउड स्पीकर। तो आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें आपको पता है कि ये प्रेषककर्ता यानी कि जो सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, और चैनल यानी संदेश माध्यम, यही सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बिना मतलब का मतलब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, फिर है कि समय प्रबंधन के औजार हैं। ठीक है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है उसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या है आपका शिखर भार यानी कि कार्यवक्र है, यानी कि आपका जो वर्क कर्व जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर दीवाल घड़ी एवं कलाई घड़ी, दौड़ना, कंप्यूटर। तो इसमें कौन सा है आपका। ठीक है, तो ये बात आपको पता है कि जो वर्क कर्व होता है वही आपका समय प्रबंधन का एक टूल होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि प्रसार का कौन सा पारंपरिक नहीं है, मतलब इसमें प्रसार का कौन सा ऐसा वो है, क्या बोलते हैं, माध्यम है जो पारंपरिक नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी नो वाला क्वेश्चन आ जाए, नॉट वाला, बहुत ध्यान लगाना है आपको। क्या करना है, देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो कबूतर है, अंतर्देशीय पत्र है, टेलीग्राम है, या ईमेल है। तो कबूतर, अंतर्देशीय पत्र, टेलीग्राम, ये सब पहले की चीजें हैं। जो आपका ईमेल है वो अभी आपका एक कह सकते हो आपकी नई मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उसमें आएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको मैं पूरा इसमें पढ़ूंगी नहीं। तो आपका सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, आपको ये बात पता है। ठीक है, और आपके जो एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी। क्या थी, साइको सोशल। ठीक है, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला दिया था आपका। और जो आपके कॉल रोजर्स हैं, इन्होंने स्ववाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चार के चारों आपके हो गए। ठीक, फिर नेक्स्ट है जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिदर्श कहते हैं, यानी कि सैम्पलिंग, या समष्टि यानी पॉपुलेशन, गुड यानी कि वही आपको पता है क्वालिटी कह सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक, और सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब शोध के समस्त व्यक्तियों से आप आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समष्टि, यानी कि इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन से ही हम अपना सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो यही कह रहे हैं कि पूरे व्यक्तियों से जब आप आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जहां से आप आंकड़े उठा रहे हैं उस चीज को पूरा कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में आप जनसंख्या या समष्टि भी कह सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से निर्दर्शन की विधि कौन सी नहीं है। फिर से देखिए नहीं वाला क्वेश्चन आया है।
एक सेकेंड, नहीं वाला क्वेश्चन आपका आया। निदर्शन यानी सैंपलिंग की कौन सी इसमें विधि नहीं है। सैंपलिंग मेथड होते हैं ना, तो उसमें पूछ रहे नहीं कौन सा है। अनुक्रमिक है, सविचार है, समष्टि है, स्तरित है। तो इसमें जो आपका अनुक्रमिक, सविचार और स्तरित है ना, यानी कि ये तीनों आपके सैंपलिंग मेथड है, ठीक है। लेकिन इसमें यही जो आपका समष्टि है, ये आपका सैंपलिंग मेथड नहीं है, ठीक है। यहाँ से बल्कि हम सैंपल उठाते हैं, पॉपुलेशन से ही हम सैंपल को चूज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कि मतलब नहीं पूछ रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके सैंपलिंग मेथड दो तरीके के होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसको जो है क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या कहते हैं, एक चीज़, हाँ, उसमें 4 होता है। मतलब मैंने आपको बताया था एसएससी, ठीक है। तो ये एसएससी नहीं होकर के इस तरीके का होगा, एस ट्रिपल एससी होगा। क्या होगा, ट्रिपल एससी, ठीक है। तो 4 तरह की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें 4 वाली कौन सी हो गई, मैं फिर से आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, ये हो गया आपका मतलब 3S से आपका हो जाएगा, देखिए, सिस्टमैटिक, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड, और इसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और सी से आपका हो जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। ये आपको देखिए यहाँ पे दिया भी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और इसके बाद आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, और सिस्टमैटिक इसमें नहीं दिया गया है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। 4 यहाँ पे आएंगे आपके। और इसी तरीके से आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका देखिए, कोटा सैम्पलिंग आएगा, एक्सीडेंटल या फिर इंसिडेंटल सैम्पलिंग आएगा, पर्पसिव सैम्पलिंग आता है आपका, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, और इसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें चीज़ें याद रखनी है। हायर एजुकेशन के एग्जाम में थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि आपका जैसे कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, कौन सा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। टीजीटी पीजीटी में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पीजीटी वगैरह में पूछा जा सकता है कौन सी ये वाली, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी, थोड़ा सा याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा है क्वेश्चन कि सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। जो बच्चा सीखने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो, सीख ना पा रहा हो प्रॉपर, उसको क्या कहते हैं। स्वलीनता, वाक विकार, मानसिक अक्षमता, भावनात्मक अक्षमता। तो ये जो आपका आपको पता है सीखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं। जो बच्चा सीखने में, लर्निंग डिसेबिलिटी आप एक तरीके से कह सकते हो, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को हिंदी में बोलते हैं वाक विकार, लेकिन आपको याद रखना है सीखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। और अगर बच्चा कोई लिखने की क्षमता रखता हो, मतलब कि उसको लिख ना पा रहा हो अच्छे से, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। और बच्चा अगर मैथ्स में, मतलब कैलकुलेट करने में अगर उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीखने की क्षमता की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट, अच्छा सॉरी 2 बार हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है कि जब आंकड़ों में ज्यादा विचरण न हो और एक ही गुण की तुलना हो, तो आरेखीय निरूपण डैश की तरह किया जा सकता है। यहाँ पर वही आपके डेटा उसकी बात हो रही है, ठीक है। कि जब आंकड़ों में ज्यादा विचरण का मतलब आंकड़ों में ज्यादा क्या हो, ज्यादा उसमें अंतर ना हो, ठीक है। तो आप कौन से आरेखीय निरूपण की तरह उसको मतलब कर सकते हैं, जब उसकी क्वालिटी मतलब समान हो, है ना, उसके गुण एक दूसरे से, कैरेक्टरिस्टिक उसकी मिलती जुलती हो, तो आप कौन सा वो कर सकते हैं। इसमें किया जाता है एक विमा चित्र, ठीक है। एक विमा चित्र निरूपण आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक विमा चित्र जो होता है वो उन चीजों में प्रयोग किया जाता है जहां पर मतलब छोटी बड़ी माप में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो वही बात, अर्थात छोटी बड़ी माप में अंतर का मतलब यहाँ पर क्या है कि आंकड़ों में ज्यादा विचरण हो, कि ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर एक विमा चित्र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, यहाँ पे देखिए लिख रखा है थोड़ा सा वही चीजें कि क्या एक विमा चित्रों का प्रयोग उन मापों में किया जाता है जहां छोटी तथा बड़ी माप में अधिक अंतर नहीं होता है, अर्थात आंकड़ों में ज्यादा विचरण ना हो और एक ही गुण की तुलना हो, तो वहां पर एक विमा चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करते हैं उन्हें कहते हैं क्रच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल कहते हैं, या रिमांड घर कहते हैं। ये बात आपको पता ही होगी कि क्रच कहते हैं बच्चों को, ठीक है। आजकल क्रच का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से बच्चों को जो है देखभाल करने में थोड़ा सा हो जाता है, लोग करते हैं, ठीक है। और बालवाड़ी आपको पता ही है, मतलब कि बालवाड़ी जो होती है आपकी, उसमें क्या कहते हैं, ढाई साल से लेकर के 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी वहां पर थोड़ी देखभाल भी करी जाती है, और उनको थोड़ी बहुत शिक्षा भी दी जाती है ना, प्री स्कूलिंग कह सकते हो आप। और जो रिमांड घर होता है, ये वाला आपका डी, इसमें जो बच्चे होते हैं 12 से 18 साल के, है ना, जो किशोर होते हैं, थोड़ा सा अगर उन्होंने कोई गलती कर दी या थोड़ा सा उनको सुधारने के लिए मतलब वहां पे रखा जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है कि जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशीय परिवार। तो आपको पता है जिस परिवार में व्यक्ति जन्म ले रहा है उसको बोलते हैं प्रसव परिवार, ठीक है, कि वहीं पर जन्म लिया है ना, तो इस वजह से उसको प्रसव का परिवार बोला जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक आप जानते होंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का जो मीन मीडियन मोड होता है, तो इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सीधा सा आंसर इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ये पूरी दे रखी है आपको, एक स्टेटमेंट, एक डिजिट सारी दी गई है। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जिस चीज, मतलब ये पूरी डिजिट है, इस डिजिट में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही इसका मोड होगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, हम लोग देखें अगर, एक सेकेंड,
तो यहाँ पर जैसे देखिए 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है, 4 टाइम यहाँ पे 8 आया हुआ है। जबकि अगर आप 5 को काउंट करो तो 1 2, देखिए 5 सिर्फ 2 बार आया हुआ है, और जो आपका 6 है वो सिर्फ देखिए 1 बार आया हुआ है, और 4 भी आपका कम बार आया है। सबसे ज़्यादा टाइम आपका क्या मिल रहा है आपको? 8 मिल रहा है, ठीक है? इस वजह से इस ये जो आंकड़े दिए गए हैं, मतलब ये जो आपको डेटा दिया गया है, इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 8 होगा आपका। क्या होगा? 8, यानी कि सी ऑप्शन के साथ हम जाएँगे, ठीक? इसकी यहाँ पे थोड़ा, हाँ, ये देखिए, जब किसी पदमाला या श्रेणी श्रृंखला, भी देखिए वहाँ पर एक वो समझिए स्टेटमेंट ही दिया गया था। तो पदमाला या श्रेणी श्रृंखला में जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसी मूल्य को बहुलक कहते हैं। अतः उपरोक्त श्रृंखला में 8 संख्या 4 बार आया है, इसलिए बहुलक 8 होगा। समझ गए आप? यहाँ पर बार-बार देखिए 8 कई बार आया, तो इस वजह से 8 आपका बहुलक होगा, ठीक? इस तरीके से अगर मान लीजिए कुछ और भी दे रखा है आपके कभी एग्जाम में, मान लीजिए 6 को कई बार दे रखा है, तो वो आपका बहुलक आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि जो संख्या ज्यादा टाइम्स आई होगी वही उस संख्या का, मतलब उस श्रृंखला का बहुलक होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, परिवार का एक कार्य है अपने जीवन साथी के परिवार का नाम एवं स्तर प्राप्त करना, दहेज प्राप्त करना, प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनाना, अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना। तो परिवार का जो एक कार्य है, परिवार का कार्य आपको पता ही है कि कितने सारे, बहुत सारे कार्य होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, सोशल होते हैं, और क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, है ना? तो इसमें जो आपका मेन एक कार्य है परिवार का, वो है अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना, ठीक है? ये बात तो सही है, अगर आप अपने परिवार में हैं तो आप अपनी जितनी भी आपकी नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो सभी पूरी होती हैं। समझ गए आप? परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी सभी इच्छाओं की, सभी जितनी भी आपकी क्या बोल सकते हैं, ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करी जाती है, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट की, संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कहाँ सौंपा जाता है? पितृवंशी परिवार, मातृवंशी, नवनिवासी, बाल्यवंशी। तो ये आपको पता ही है कि जो पितृवंशी परिवार होता है उसमें संपत्ति जो है बेटे को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। सेल्वेज का मतलब है किनारी। तो कौन से धागे ऐसे आपके हैं जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं? ताना है, बाना है, कता है, या उत्सूत्र है? सॉरी। तो इसमें जो आपका ताना सूत्र हो जाएगा वो जो है किसके? सेल्वेज के, मतलब किनारी के समकक्ष रहते हैं, जो आपके ताने वाले धागे होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से दोनों में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि एक लेस्बियन परिवार वह है जो, या फिर जब, मतलब कि जो लेस्बियन फैमिली होती है वो कैसी होती है? 2 या 2 से अधिक पुरुष साथ-साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन है, 2 या 2 से अधिक महिलाएं साथ-साथ जोड़ों तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। 2 या 2 से अधिक पुरुष व 2 अधिक महिलाएं साथ-साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन प्राप्त करते हैं, या फिर एक पुरुष या एक महिला बच्चों को परिवार की तरह देख-रेख करते हैं। तो जो लेस्बियन फैमिली होती है ना, जो लेस्बियन कपल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि जो 2, जहां पर 2 या 2 से अधिक महिलाएं साथ-साथ पेयर की तरह, मतलब एज अ कपल रहते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। जैसे कि मतलब 2 औरतें साथ-साथ रह रही हूँ, उसको हम लोग लेस्बियन फैमिली बोलेंगे, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में डैश बच्चे होते हैं। मतलब जब स्कूल जाने की एज होती है जो बच्चों की, उसमें उनका जो सामाजिक समूह होता है, एक सोशल ग्रुप, आप कैसे, मतलब उनका फ्रेंड सर्किल होता है, वो कैसा, उसमें बच्चे कैसे होते हैं? समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के, समान लिंग और वयस्क के, विपरीत लिंग और वयस्क के। इसमें क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप देखते होंगे कि समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के रहते हैं, ठीक है? ये देखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आई थिंक हम सब लोगों से किशोरावस्था का पूछता तो बी ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि क्योंकि आपको पता है ना कि एडोलसेंस में बच्चे जो किशोरावस्था में वो क्या करते हैं, अपने से ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, कि लड़के जो है लड़कियों को दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कों को दोस्त बनाती हैं। लेकिन ये स्कूल जाने के बच्चे हैं ना, मतलब 8 से 10-12 साल के हैं, तो उसमें मिलते जुलती उम्र के ही बनाएंगे, ठीक है? और अपने ही जेंडर के बच्चे रहेंगे उनके। फिर नेक्स्ट है, जब जाइगोट डैश, तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। कहने का मतलब जो जाइगोट है वो कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाएगा। तो कहने का मतलब स्थापित नहीं होता, डिंब वाहिनी नली में स्थापित हो जाता है, या गर्भाशय में स्थापित होता है, या अविकसित होता है। डिंब वाहिनी का मतलब आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे कहते हैं कि जब आप जो जाइगोट होता है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट होने की बजाय फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। मतलब कि जो बच्चा है वो फैलोपियन ट्यूब में ही उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, डिंब वाहिनी नली में स्थापित हो जाता है, ठीक है? तो मतलब है कि जब जाइगोट डिंब वाहिनी नली में स्थापित हो जाता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम है तो उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा लिया गया है। उसकी परिकल्पनाओं के परीक्षण डैश के साथ कर सकते हैं। कहने का मतलब जो सैंपल का आकार आपके 30 से कम है तो उसको क्या किया गया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के द्वारा उसको चूज किया गया, ठीक है?
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पूरी जनसंख्या है आपकी, है ना, जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका है, ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन है और इसमें सब लोग हैं, 1 2 10 मतलब बहुत सारे लोग हैं। इसमें से आपने किसी को भी इनको चूज़ कर लिया आपने, मतलब आपने इनको डेटा कलेक्शन के टाइम एज़ अ सैंपल आपने इनको चूज़ कर लिया, ठीक है? इनके ऊपर आप पूरा अपना टेस्ट करेंगे। इनको चूज़ कर लिया, इनको चूज़ कर लिया, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए 50 लोग हैं तो उस 50 में से आपको 10 लोगों को चूज़ करना है, तो 50 में से आप किसी भी 10 लोगों को आप चूज़ कर सकते हैं। इसको बोला जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसी को हिंदी में सरल यादृच्छिक प्रतिचयन बोला जा रहा है, ठीक है? तो अगर 30 से कम सैंपल होता है हमारा, तो वहाँ पर हम लोग जो है अपनी हाइपोथेसिस के साथ जो टेस्ट करते हैं वो उसमें करते हैं हम लोग टी टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट टी टेस्ट परीक्षण करते हैं। 30 से कम है अगर, तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 30 से कम है अगर, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट टी टेस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर है कि कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, अनुपात, बल, एकरूपता, संतुलन। तो एकता से आपको समझ आ रहा होगा, एकता से एकरूपता, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है, वह है पर्चा है, पुस्तक है, पर्तदार पर्चा है, अखबार है, ठीक है। तो मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में, ठीक है, क्षेत्र की घटनाओं के बारे में किसमें दिया होता है, आपके जो अखबार में दिया होता है। इस वजह से यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट। फिर नेक्स्ट है आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसको मैं पढ़ करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया कब था, 1975 में, ठीक, अच्छे से लिख देती हूँ कि 1975 में आया था। इसको रटो, भूल नहीं जाना है ना, इसको रट के एकदम याद रखो, अच्छे से याद रखो। फिर है यहाँ पे थोड़ा मैचिंग का क्वेश्चन है हमारा कि जो कपास क्या है आपको पता ही है, सेलुलोजिक फाइबर है। सिल्क आपका क्या है, गोंद के जैसे, आपको पता है इसमें सेरिसिन नामक गोंद होता है ना, गोंद के दाने जैसा तंतु है। और जो आपका ऊन होता है ये क्या करता है, वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसमें वायु के मतलब एयर इनकॉर्पोरेट करने की काफी जगह होती है, इसीलिए तो ऊन जो है उस, क्योंकि उनमें शल्कें पाई जाती थी, इस वजह से इसमें एयर कॉर्पोरेट वाली बात कही जा रही है, ठीक है। और जो रेयन है आपका, ये आपको पता ही है, ये एक तंतु है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर है कि अच्छे प्रसार के सिद्धांत हैं, 7C है, स्पष्टता है, 3 विधि प्रक्रिया है, पर्चे का उपयोग है। तो अच्छे प्रचार प्रसार के सिद्धांत जो आपके 7Cs हैं आपके कम्युनिकेशन में, वो चीज़ है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 7Cs को देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए देखिए, क्लियर है, कॉन्साइज है, कॉन्क्रीट है, करेक्ट है, कोहेरेंट है, कंप्लीट है और कॉर्टियस है, ठीक है। तो आपके जो मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन जो होता है उनमें ये 7Cs की उपस्थिति होनी चाहिए, कि मतलब वो स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, है ना, ठोस हो, सही हो, सुसंगत हो और मतलब कंप्लीट हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपके जिस कम्युनिकेशन में रहेंगी तो वो कम्युनिकेशन आपका सबसे अच्छा और कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। फिर है प्रसार का पारंपरिक तरीका है, पत्राचार टेलीग्राम, मोबाइल टेलीफोन, डाक ईमेल, टेलीग्राम मोबाइल। तो आपको पता है कि पत्राचार टेलीग्राम जो पहले होता था वो आपका पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है आपका एक, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है जकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन डैश द्वारा बनती है, तो हथकरघा से बनती है या फिर 1:3 प्लेसमेंट से बनती है, कंप्यूटर के सहयोग से बनती है या जेट करघा से बनती है। तो जो आपको पता ही है कि जकार्ड जो बुनाई की जाती है वो आपको जेट करघा से ही बनाई जाती है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जेट करघा जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो आपके ताने के धागे होते हैं उनमें ताने के धागों को बहुत ही नियंत्रित करके उनको गुजारा जाता है उन करघों से, तभी उस वस्त्र में वैसी डिजाइन बनती है। और जो आपका जेकार्ड करघा है उसको, उसका जो मतलब आविष्कार किया था ये जोसेफ बैरी जेकार्ड थे, उन्होंने ही जेट करघे का आविष्कार किया था। उसी के नाम पे इसमें जेकार्ड बुनाई, मतलब उन्हीं के नाम पे जेकार्ड बुनाई का वो कर दिया गया था। आप चाहो तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूं उनका, एक सेकेंड, उनका नाम था जोसेफ बैरी जेकार्ड, आप इसको नोट कर लेना, जोसेफ बैरी जेकार्ड आप लिख लेना, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जोसेफ बैरी जेकार्ड के द्वारा इसकी वो करी गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षता व देखभाल करती हैं वे हैं निराश्रितालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम या अस्पताल, ठीक है। तो जो लोग वृद्ध लोगों की संरक्षा देखभाल करते हैं उनको क्या कहा जाता है, वृद्धाश्रम, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे सामान्य हैं और जो बच्चे बहुत ही विकासात्मक चुनौतियों वाले हैं उनका दाखिला लिया जाता है, तो उस स्कूल को क्या कहा जाता है ना, विशेष स्कूल, संपूर्ण स्कूल, संसाधन स्कूल, पूर्व प्राथमिक स्कूल, ऐसे स्कूल को बोलते हैं संपूर्ण स्कूल, ठीक है।
संपूर्ण क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर सामान्य बच्चे भी हैं और जो बच्चे थोड़े से चैलेंज वाले हैं उनको भी लिया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड जो है उनको भी लिया जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से संपूर्ण स्कूल। फिर हम यहाँ पे थोड़ा मैचिंग का फिर से है, तो मैचिंग में देखिए कि आपका कौन सा यहाँ पर किसने टेस्ट दिया है उसकी बात करी जा रही है। तो रावेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स, तो जो रावेन्स का एक ये क्या कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट है इनका, ये इंटेलिजेंस को मापने के लिए। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन हम मैच करेंगे बुद्धिमत्ता मापनी, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस स्केल का दिया है उससे मैच कर लेंगे। फिर बेले मापनी, तो जो बेले थे, बेले एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया था 3 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने भी एक स्केल डेवलप करी थी। उस स्केल के थ्रू बच्चों का मेजरमेंट किया जाता है, उनके डेवलपमेंट का मेजरमेंट किया जाता है। तो बेले मापनी आपका 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हो जाएगा। फिर भाटिया बैटरी परीक्षण जो था वो भारतीय बुद्धिमत्ता मापनी है, ठीक है, इन्होंने भाटिया बैटरी परीक्षण के थ्रू भारतीय बुद्धिमत्ता मापनी, ये भी एक स्केल है मेजर इंटेलिजेंस को स्केल कर मतलब मेजर करने वाली। और सोशियोमेट्रिक आपको पता है, सोशियोमेट्रिक जो है वो सोशियोग्राम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये हम मैचिंग कर ली हमने, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है कि भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, आपको सामने ही दे रखा हुआ है, ठीक है, और 1950 में इसकी योजना की गई थी, मतलब नियोजन आयोग या फिर इसको योजना आयोग भी बोलते हैं, क्योंकि नियोजन और योजना दोनों को इंग्लिश में प्लानिंग ही बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन की बात की गई है, तो 1950 में ये आई थी, ठीक है, और इसको 1 जनवरी अभी इसका बदल दिया गया है, इसका नाम जो है, इसको जो है 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल करके नीति रख दिया गया, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, दिल्ली में है। और इसका जो नीति का मतलब आप कह सकते हो कि नीति आयोग या फिर योजना आयोग, ठीक है, पहले योजना आयोग कहते थे, अब नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपका, प्रधानमंत्री। तो ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस समय आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है और बहुत ही कह सकते हैं कि मुझे पूछना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ, देखती हूँ आप कितना दिमाग चला पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जब निश्चित कार्यक्रम से मतलब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं क्या? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है तो उस शोध विधि को क्या कहते हैं? जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, साक्षात्कार, इंटरव्यू, सर्वेक्षण, सर्वे, ठीक है। तो जब होता क्या है कि जैसे किसी के बारे मतलब किसी की अनुपस्थिति या उपस्थिति जाननी हो, या लाभ हानि जानना हो, या किसी की सफलता और असफलता जानना हो, है ना, इस तरह की जानकारी अगर आप किसी भी रिसर्च के लिए ले रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए इस चीज़ को आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं चेकलिस्ट, यानी कि जांच सूची के थ्रू ये चीज़ करी जाती है। क्योंकि चेकलिस्ट में होता क्या है ना कि इस तरीके से उसमें टेबल बना दिए जाते हैं, मान लीजिए ये है, इस तरीके से बना दिया जाता है ऐसे ऐसे, फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप मान लीजिए कि जो है, अच्छा आप उस दिन मतलब कोई भी मान लीजिए प्रोग्राम है या कुछ भी चीज़ है, तो आप उपस्थित थे, अगर आप कहेंगे यस तो उसमें सही का निशान लगा दिया जाएगा। 1 सेकंड, उसमें सही का निशान लगा देंगे। अगर मान लीजिए कहेंगे आप नहीं थे, तो उसमें गलत का निशान लगा दिया जाएगा। आपको इस प्रोग्राम से क्या लाभ हुआ? नहीं, आपको इस प्रोग्राम से कोई लाभ हुआ, तो वो कहेंगे यस हुआ। फिर आप पूछेंगे कि ये वाली जो तकनीक थी या ये बीमारी का जो दवाई दी गई थी आपको, इस दवाई से आपकी बीमारी में कोई लाभ हुआ? तो वो कहेंगे नहीं हुआ। तो इस तरीके से तो चेकलिस्ट में ऐसे क्रॉस और क्या बोलते हैं, सही और गलत का ऐसे निशान लगा लगा करके ऐसे किया जाता है, तो इस वजह से इसको मतलब चेकलिस्ट बोलते हैं, और इस तरीके का आपका होगा, इसलिए मैंने दिखा दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर है कि करके सीखो सिद्धांत है। अब इसको भी मैं बताऊं क्या आपको, इतना आसान है, बताइए सीधे। आपको पता है प्रसार शिक्षा जो हमारी है उसका ये सिद्धांत है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि NRHM का पूरा नाम है, तो NRHM का पूरा नाम आपको पता है, क्या नाम है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। इसमें क्या आपको पता है कि इसकी स्थापना जो हुई थी अप्रैल 2005 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थों में सोखे जाएं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैरिनेट करना, किडवन यानी कि फर्मेंट करना, माल्ट करना, या सावरिन करना, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैरिनेट करना। जैसे मान लीजिए आप पनीर बना रहे हैं, पनीर टिक्का बना रहे हैं, है ना, तो उसको क्या करते हैं आप मसाले में थोड़ा पेस्ट में, मतलब अदरक लहसुन इन सभी चीज़ों के पेस्ट में, या उसके जो मसाले होते हैं उनमें आप उसको क्या करते हो, मिला करके रख देते थोड़ी देर के लिए। या कभी आप नॉनवेज बना रहे हैं तो उसको भी क्या किया जाता है, दही में, मसालों में, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा सूखा सूखा उसको लपेट के रख दिया जाता है, उसी को बोलते हैं मैरिनेट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। और फर्मेंट करना आपको पता ही है, डोसा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है।
और जो माल्ट करना होता है आपको, जब आप सूखे अनाज को क्या करते हो, पानी में भिगो देते हैं, तो फिर उससे भिगोने के बाद उसमें क्या होता है, एक अलग फ्लेवर आ जाता है। जैसे आप चना भिगोते हैं, सूखे चने को जब आप रात भर भिगो देते हैं, सुबह जब आप उसको खाते हैं तो उसमें हल्का हल्का मीठा मीठा टेस्ट आता है और वो खाने योग्य भी हो जाता है। तो उससे वो इसीलिए खाने योग्य हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो स्टार्च है वो पानी में भिगोने से आपका माल्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, माल्ट माल्ट में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं माल्ट करना। और जो आपका सावरिन है, ये भी क्या होता है, खमीर के साथ बनाया गया एक रिंग के टाइप का छोटा सा केक होता है। ऐसा केक आता है ना कि ऐसे वाला, जो हम लोग खरीदते हैं ऐसे, उसमें नीचे थोड़ा सा ऐसे बीच में जो है ऐसे होता है, इसको बोलते हैं सावरिन करना। ठीक है, चलो हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर है कि 5 खाद्य समूह पद्धति है। प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज, खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। तो आपको पता है, पढ़ के समझ आ गया, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। ये देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्न में आपका अनाज और उसके उत्पाद होने चाहिए, दाल और फलियां भी होनी चाहिए, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ भी होने चाहिए, फल और सब्जियां भी होनी चाहिए, और आपके साथ वसा और चीनी, गुड़ थोड़ा, ये सब चीजें भी होनी चाहिए। ये आपके 5 जो है फूड ग्रुप्स हैं। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धुलाई के कर्मक है। कैंची, सुई, दर्जी का चौक, धुलाई दुकान और दर्जी की दुकान, डिटर्जेंट, नील और मांड, धुलाई मशीन और टब। तो आपको पता है कि डिटर्जेंट, नील और मांड जो है आपके, ये धुलाई के कर्मक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से सत्य वाक्य कौन सा है? शोध की रिपोर्ट को वर्तमान काल में लिखना चाहिए, शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए, शोध की रिपोर्ट को भविष्य काल में लिखना चाहिए, या शोध की रिपोर्ट को निरंतर वर्तमान काल में लिखना चाहिए। इसमें जो सत्य पूछ रहे हैं, कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, तो जो शोध की रिपोर्ट होती है उसको हमेशा आपको पास्ट में लिखना चाहिए, भूतकाल में। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि आप उसमें पूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं, अपनी पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं कि उस रिसर्च को आपने कैसे किया, किस टॉपिक पे किया, आपने कैसे कैसे डेटा कलेक्शन किया, कौन सी मेथड का आपने उसमें मतलब किस मेथड से आपने पूरा डेटा टेबुलेशन किया, उसमें क्या क्या कैसे किया। तो जब सभी चीज़ें आप कर चुके हैं, तो आप उसमें बताएंगे ना कि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया, मैंने यहाँ से अपना डेटा उठाया, यहाँ से मैंने ऐसे ऐसे इस सैम्पलिंग का यूज़ किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे उसमें, तो जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो हम उसको यही बताएंगे ना कि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो इस वजह से हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई मतलब आपकी रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाएगी तो वो भूतकाल में लिखी जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर एक शिक्षण संस्थान के प्रबंध में सम्मिलित हैं शिक्षक एवं कर्मचारियों का चयन, कार्मिक, बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, स्कूल के भवन का निर्माण, पैसे कमाना। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कार्मिक, बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट है, जब सब्जियों को छोटे छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है तो उस विधि को कहते हैं स्लाइस करना, कद्दूकस करना, डाइस करना, मसलना। तो आपको पता है कि वर्गाकार में काटा जा रहा है छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं डाइस करना। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं केवल मानक नमूने, वास्तविक आकार की डमी, जीवित व्यक्ति, चपटे नमूने। तो जो ड्रेपिंग विधि होती है उसमें वास्तविक आकार की डमी का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है, नमक है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर आपका सोडियम बेंजोएट है, या पोटेशियम बेंजोएट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? नमक। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बन जा भाई ये। फिर है कि जब एक सेकेंड, जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, पाई आरेख, दंड आरेख, रेखा आरेख, या संचयी आरेख। तो जब आंकड़े प्रतिशत में होते हैं तो इनमें क्या किया जाता है, पाई आरेख से आप अच्छे से करके उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट ऐसे बनता है, ये करके इतना इतने परसेंट ये, फिर इतने परसेंट ये, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर एक सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का एक कारण है मशीन में अधिक तेल, सुई दंड ऊंचा होना, बॉबिन केस में ज्यादा तनाव होना, वातावरण में कम उमस होना। ठीक है, इसमें होता है बॉबिन केस में अगर ज्यादा तनाव आपके उत्पन्न हो रहा है तो सुई का जो धागा है वो बार बार टूट सकता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कपड़ों में ट्रिल बुनाई से डैश प्रभाव देता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, आप लोग तो इसको ऐसे ही आंख बंद करके उड़ा देंगे। तिरछी रेखाएं आपको पता ही है ना। फिर है कि सूत एक जानवर जो कीड़े के कोकून से बनता है। इसमें भी इतना आसान, देखिए रेशम का आपको जो है रेशम बोला जाता है। अच्छा, आज एक चीज़ मुझे पता चली कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कुछ कल्टीवेटेड रेशम होता है ना, कुछ जंगल में उत्पन्न रेशम होते हैं जिनको हम लोग वाइल्ड सिल्क बोलते हैं। आज मुझे एक चीज़ और पता चली है कि जो मकड़ी होती है वो भी रेशम बनाती है, मतलब उससे भी रेशम का उत्पादन हो रहा है। तो जो मकड़ी से रेशम का उत्पादन किया जा रहा है उस रेशम को बोलते हैं गॉसवेल रेशम। क्या बोलते हैं? गॉसवेल रेशम। मैंने आपको एक करंट नहीं, मतलब लिख लीजिए, मे भी कहीं पूछ लिया जाए। ठीक है, फिर परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका द्वारा
किया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड, अन्ना फ्रॉइड। इसको मैं नहीं बताऊंगी, इसको आप लोग बताएंगे। बहुत आसान है, मैं नहीं बताऊंगी। इतना आसान क्वेश्चन क्या ही, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जीन पियाजे का भी बताइएगा, एरिक एरिक्सन का भी बताइएगा। और अन्ना फ्रॉइड कौन है? मैंने आपको बताया था, अगर आपको, चलिए बता देती हूँ। ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे, इनकी बेटी थी, ठीक है। इन्होंने ही डिफेंस मैकेनिज्म दिया था, ठीक है। फिर है कि परिरक्षक जो टमाटर सॉस यानी टोमेटो सॉस तैयार करने में प्रयोग होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। तो आपको पता है सोडियम बेंजोएट आपका यूज़ किया जाता है टोमेटो सॉस बनाने में। और जो पोटेशियम बेंजोएट है, ये आपके जो स्क्वैश वगैरह तैयार किए जाते हैं रंगीन फलों से, उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट आपको पता है पानी शुद्ध करने के लिए किया जाता है, कुओं में डाला जाता है, जिसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है? जैम और जेली एक से हैं। जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल चीनी को साफ एवं दानेदार बनने से रोकता है। स्क्वैश और चाशनी में कोई अंतर नहीं है। जैम जेली में सिट्रिक मुख्य सामग्री है। इसमें ऑप्शन जो सही माना जाएगा, तो जैम और जेली जो बनाई जाती है, तो उसमें जो सिट्रिक अम्ल होता है वो चीनी को साफ और दानेदार बनने से रोकता है। क्योंकि अगर आपकी चीनी उसमें जाकर के दानेदार हो जाएगी तो अच्छे से आपकी जेली जमेगी नहीं, ठीक है, और वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। फिर इस वजह से इसका काम यही होता है। नेक्स्ट है पेन पेंसिल वह तकनीक है जिससे किया जाता है परिवीक्षण किया जाता है, बुनाई की जाती है, कार्य सरलीकरण किया जाता है, टेक्सचर विश्लेषण किया जाता है। बहुत आसान है। पेन और पेंसिल तकनीक आपकी कार्य सरलीकरण की एक तकनीक है। कार्य सरलीकरण की आपको पता है आपकी दो विधियां होती हैं, एक आपकी फॉर्मल टेक्निक होती है और एक आपकी पेन और पेंसिल होती है। तो फॉर्मल वाली मैंने आपको बताया था, MCMS होता है। क्या होता है बता देती हूँ, MCMS यानी कि माइक्रोमोशन और साइक्लोग्राफ, मेमोशन और स्टॉप वॉच तकनीक, ठीक है। ये आपकी फॉर्मल टेक्निक होती है। और जो आपकी ये वाली है, ये जो आपकी पेंसिल तकनीक है, तो पेंसिल वाले में आपको क्या होता है, POMP होता है। क्या होता है? POMP। पी से आपका प्रोसेस चार्ट, फिर आपका ऑपरेशनल चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब है कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, स्कर्वी, बेरी। तो आपको पता है कि कम उपचर्म और वसा मांसपेशियां होती हैं और तीव्रता बाधित हो जाती है, तो ऐसे में बोलते हैं क्वाशियोरकर। और जो आपका सूखा रोग है, ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है, जिसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। धनुषाकार लेग्स हो जाते हैं इसमें, है ना, बोलेक्स भी बोलते हैं उसको। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। बात खत्म। फिर है कि बच्चों में IDD की उपस्थिति का कारण क्या है? IDD मतलब आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। हाँ, आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। तो आयोडीन की, कैल्शियम की, लोहा की, विटामिन डी की, आपको पता ही है आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। फिर है कि संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के डैश चरण में कम होता है। कहने का मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो जरूरत होती है वो कम कब होती है? कौन से चरण में? शुरुआती चरण में, विस्तृत चरण में, या सिकुड़न यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में, या आपके सामान्य? तो संसाधनों का जो कम मतलब ज़रूरत पड़ती है तो वो होती है शुरुआती स्टेज में, ठीक है। जब शादी करके दो लोग ने परिवार का मतलब करते हैं, रहते हैं साथ में, तो उस टाइम उनके संसाधनों की, पैसे की, समय की, हर चीज़ की थोड़ी सी जो है ज़रूरत कम होती है, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग होते हैं तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और बाकी जो आपका एक्सपेंडिंग स्टेज है, सॉरी, ये जो आपका बी ऑप्शन है ये वाला, इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बच्चे भी हो रहे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, घर वर भी बनाना पड़ता है ना। इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है खाद्य प्रक्रमण, जिसमें अनाज का स्टार्च माल्ट चीनी में परिवर्तित हो जाता है। माल्ट का मतलब यहाँ पर वही बोल रहे हैं, माल्ट की बात। तो पकाना, भाप देना, बेक करना या माल्ट करना, तो इसमें वही बात है कि अनाज का स्टार्च माल्ट में चेंज हो जाता है। तो यानी कि माल्ट करते हैं जब हम अनाज को, तब आपका वो माल्ट में चेंज हो जाता है। माल्ट का मतलब सब, माल्ट का सबसे अच्छा उदाहरण आपका है जो आपका ARF होता है, ARF रिच, वो अमाइलेज रिच फूड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइलेज रिच फूड। तो इसमें वो प्रोसेस होता है ना, गेहूं को रात भर भिगोते हैं 2-3 दिन तक, फिर उसको छान करके रख देते हैं, फिर गेहूं को अंकुरित करते हैं, अंकुरित करने के बाद उसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद उसके जितने भी अंकुर होते हैं, उस अंकुर को तोड़ करके और उस गेहूं को पीस करके अच्छे से उसका आटा बना लिया जाता है, और इसी को बोलते हैं आपका अमाइलेज रिच फूड। तो अमाइलेज रिच फूड इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब उसको आप भिगोते हैं गेहूं को 2 से 3 दिन तक, तो जो स्टार्च होता है वो माल्ट मतलब उसमें अमाइलेज एंजाइम बहुत सक्रिय हो जाता है, और वो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को आपके माल्टेज में परिवर्तित कर देता है। तो इसी वजह से उस जो अनाज है आपका, गेहूं है, उसमें माल्टेज, एक माल्ट फ्लेवर आ जाता है, इसी वजह से उसको माल्ट मतलब अमाइलेज रिच फूड बोला जाता है, ठीक है। और उसमें माल्ट फ्लेवर का मतलब यही होगा कि उसमें माल्ट फ्लेवर आ जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माल्ट करना, ठीक है।
फिर है कि अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डैश की शिकायत है। तो आपको पता ही चल गया होगा, पेलाग्रा, अनीमिया, कम रक्तचाप या अति तनाव। अति तनाव का मतलब है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो जिसको भी हाइपरटेंशन की दिक्कत, उसके उसमें मतलब भोजन में, उसके डाइट में आपको अचार, सॉस या बहुत ज़्यादा टेबल सॉल्ट या ज़्यादा, है ना, ये सब चीज़ें आपको कम करनी चाहिए या बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है पेलाग्रा, होता है आपको पता ही है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी, बेरी विटामिन B1, ठीक है। फिर मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए उच्च कैलोरी व कम प्रोटीन, कम कैलोरी व उच्च प्रोटीन, उच्च रेशा व उच्च कैलोरी, कम कैलोरी व कम प्रोटीन। तो जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का जो भी आपका पेशेंट है, उसको कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब ज़रूरी भी नहीं कि आप बिल्कुल कम ही कैलोरी दे दो, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो आपको क्या करना है कि कम कैलोरी, मतलब थोड़ा-सा, मतलब एक बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं देनी है आपको, ठीक है। और आपको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए आपको, ठीक है। और प्रोटीन थोड़ा देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उनकी मरम्मत अच्छे से हुई रहे, मांसपेशियाँ वगैरह बनी रहें, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर है बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश का असर होता है। तो जो बासी ब्रेड होता है उसमें क्या होता है, मोल्ड, बैक्टीरिया, कीड़े, वायरस। तो जो बासी ब्रेड होता है उसमें आपका यूजली क्या होता है, मोल्ड, जिसको हम लोग आम भाषा में फफूंद भी कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो मतलब कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले फल, सब्जियां, बासी रोटी, ब्रेड, है ना, इन सभी चीज़ों पे उगता हुआ मिल जाता है और चीज़ों को खराब कर देता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है, तो वह वस्त्र कौन सा है, सूती है, ऊनी है, रेशमी है, कृत्रिम है। तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, जो रेशम है वो आपका ऐसे सिकुड़ता है और क्या बोलते हैं, कड़ी मोती बनती है, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। और है, अच्छा यहाँ पे देखिए दिया है कि ऊनी रेशा क्या होता है, वो जलाने पर धीरे धीरे जलता है और लौ कांपती हुई बुझ जाती है और बाल जलने जैसी गंध आती है। इसकी राख काली फुसफुसी दबा देने पर पिचक जाती है। रेशम क्या होता है, धीरे धीरे जलता है और आग से हटाने पर बुझ जाता है। इसकी राख गोल आकार की कुरकुरी दानेदार काली होती है, ठीक है। रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना दिखती है, तो वह रेशा डैश होता है, सूती, रेयॉन, रेशमी, ऊनी। तो ये वाला जो आपका रेशा होता है, जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना दिखाई देती है, वो आपका होता है कॉटन, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट। फिर है कि नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं सफेद कपड़ों पर, नीले कपड़ों पर, रंगीन कपड़ों पर, गाढ़े मोटे कपड़ों पर। ये भी नहीं बताना है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सफेद कपड़ों पर हम लोग नील कर्मक लगाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा कि अब एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया अगेन। बड़े निर्णय क्या होते हैं, है ना, यहाँ पर निर्णय जो डिसीजन होते हैं वो, उसमें छोटे निर्णय, बड़े निर्णय, उनकी बात की जा रही है। तो जो बड़े निर्णय हैं आपके, जीवन साथी का चुनाव करना, आई होप आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग कर चुके होंगे, है ना। बढ़िया बढ़िया कह रही हूँ मैं। बड़ा चुनाव है भाई, देख समझ के करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो जिन्होंने अभी नहीं किया है वो लोग देख समझ के करेंगे। मैंने भी नहीं किया है, मैं भी देख समझ के ही करूंगी फिलहाल। तो छोटे निर्णय जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, दिन के भोजन में परिवर्तन, ठीक है। मूली का पराठा बनेगा कि कद्दू की सब्जी बनेगी, ये सब आपको बदल लेते हैं ना। आजकल तो ठंडी चल रही है, तो बढ़िया मूली के पराठे और मेथी के पराठे सब खाइए, हेल्दी चीज़ें। प्रोग्राम निर्णय, प्रोग्राम आपको पता ही है कि क्या है, पार्टी की व्यवस्था अगर की जा रही है तो उसमें भी प्रोग्राम निर्णय कहा जाएगा। और जो आपको गैर प्रोग्राम निर्णय होते हैं वो आपके विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित होते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेगा, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा। तो अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और क्वेश्चन है, वाओ। प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला। तो क्यों दूर भागना बार बार, बी का ऑप्शन, ठीक है। लाल, पीला, नीला हो गया हमारा, ठीक है। फिर है कि इनमें से कौन सा असत्य है, समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण से समय की बचत होती है, समय योजना लचीली होनी चाहिए। असत्य पूछा जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट आपका कैसा, समय योजना जो होती है वो कठोर होनी चाहिए, ये बात गलत है। अगर कठोर रहेगी तो आप कभी भी मान लीजिए कोई काम को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो समय योजना थोड़ी सी आपकी लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। बाकी ये तीनों जो लिखी हुई हैं, मौसम के अनुसार और समय की बचत होती है। अगर आप ग्रुप में मतलब पूरे परिवार मिल करके समय की योजना बनाते हैं तो उससे थोड़ी समय की बचत होती है ना। एक टाइम पे आप क्या करोगे, कई सारे लोगों, एक ही टाइम पे कई सारे लोगों को आप एक जगह एंगेज करके वो काम करा सकते हैं। तो इससे आपका एक ही समय में आपके कई सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। फिर चलिए बस क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे हमारे ये पूरे क्वेश्चन खत्म हुए, आज हमने पूरा कर लिया। तो चलिए अब आप लोग बताना मुझे कि वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने इतनी देर तक देखा उसके लिए थैंक यू। और मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं देखती हूँ आप लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म करा देती हूँ, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे लगता है, और आते हैं फिर दूसरे टॉपिक से और दूसरी वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सभी लोगों को गुड नाइट, और चलिए बाय बाय, टेक केयर।